मिश्र धातु का निर्माण। सबसे पहले मिश्र धातु होता क्या है? बहुत सारे धातुओं को जब एक साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन में आप अक्सर खाना खाते हैं, कभी आपने सोचा नहीं कि वो कौन कौन से धातु से बनकर बना है? जल्दी से बताइए कौन कौन से धातु से। देखिए, स्टेनलेस स्टील का बर्तन जो आप यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील जो बोलते हैं क्रोमियम, निकेल, आयरन और थोड़ा सा कार्बन भी होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में आयरन होता है, क्रोमियम और निकेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है कि कांसा कौन से धातु, दो धातु का मिश्रण है कांसा। तो आपको बता दें, पहले तो ये बात समझिए कि कांसा कोई धातु नहीं है। कांसा क्या है? मिश्र धातु है, दो धातु के मिश्रण से बना है। तो ये कॉपर और टीन। पीतल, आप कहते हैं पीतल, तो पीतल कोई धातु नहीं है आवर्त सारणी का, पीतल मिश्र धातु है। और ये कॉपर और जिंक। अब आइए अपने टॉपिक पर। मिश्र धातु का निर्माण आप पढ़ रहे थे डी ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण, जिसमें आप ये समझने जा रहे हैं क्यों डी ब्लॉक का तत्व ही अधिकतर मिश्र धातु बनाता है। एस और पी ब्लॉक का धातु, उसमें भी धातु है, क्यों नहीं मिश्र धातु बनाता है? तो सबसे पहला कारण है कि डी ब्लॉक के अधिकतर तत्व आकार में समानता प्रदर्शित करते हैं। और आप सभी स्टूडेंट एक टॉपिक पढ़े हैं इसी चैप्टर में, डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणविक आकार। और परमाणविक आकार में आप लोग को बताया गया था कि जब प्रथम 5 तत्वों के बाद आकार का अध्ययन करते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकेल में, तो इस आयरन, कोबाल्ट और निकेल में इन 3 वर्ग के तत्वों के आकार में समानता पाई जाती है। ये तीनों समान आकार का दिखाई देता है। तो इस समान आकार का दिखाई देने के पीछे कारण क्या है कि आवरण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश का परिमाण बराबर हो जाता है। एक चाहता है कि नाभिक को, मतलब परमाणु के आकार को छोटा कर दे, और एक चाहता है कि परमाणु के आकार को बढ़ा दे, और दोनों का परिमाण समान लगता है। तो होता क्या है इसके परिणाम स्वरूप कि आकार न बढ़ता है। अब आप ही बताइए, कोई धातु का क्रिस्टल है और जालक बिंदु पर एटम है, तो उसके जालक बिंदु पर एटम है, दूसरा एटम, दूसरा धातु, कोई धातु का क्रिस्टल है और जालक बिंदु पर धातु स्थित है, एक धातु को दूसरा धातु आकर कब हटाएगा? जब उसके आकार के बराबर हो। तो उसके आकार के जब बराबर हो, जब आकार अधिक होगा तब तो नहीं हटा पाएगा। और एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या है कि मिश्र धातु के निर्माण के लिए आवश्यक ये कॉन्सेप्ट है कि मिश्र धातु बनाने के लिए आकार में ज्यादा से ज्यादा 15% का डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए आप आयरन का कोई मिश्र धातु बना रहे हैं, अगर आयरन का आकार सपोज दैट 100 pm है, तो उसके क्रिस्टल में कोई दूसरा धातु, इसी में से कोई कोबाल्ट या निकेल कोई लाना चाहते हैं, तो उस धातु को मिक्स करेंगे जिसका आकार या तो 15% अधिक से अधिक ज्यादा हो या 15% कम हो। यानी कि अगर 100 pm आपके मातृ धातु का आकार है, तो जो बाहर से आप धातु ला रहे हैं मिक्स करने के लिए, उसका आकार 115 से अधिक नहीं होना चाहिए और 85 pm से कम नहीं होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? 100 pm आपके धातु का आकार है, अगर त्रिज्या उसकी 100 pm है, तो जो धातु आप मिक्स करने जा रहे हैं उसके आकार में अंतर 15% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तब वो मिश्र धातु बना पाएगा। तो ये है मिश्र धातु बनाने का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप अभी समझे। अब एक एक लाइन जो समझाया गया था कल के क्लास में, जो आज हम दोबारा समझा रहे हैं आप लोग को, जरा उसको देख लिया जाए। मिश्र धातु का निर्माण, देखिए मिश्र धातु का निर्माण, संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु बनाने की सर्वाधिक प्रकृति होती है। संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता बहुत कम तथा इनका आकार लगभग क्या होता है? समान। यही बात हम समझा है। इसके कारण एक संक्रमण धातु के जालक में, एक संक्रमण के धातु के जालक में से दूसरे संक्रमण धातु के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह तभी संभव है जिसके आकार में ज्यादा का अंतर न हो। और यही कारण है कि यह मिश्र धातु बनाने में
सर्वाधिक प्रकृति रखते हैं। कौन? डी ब्लॉक के धातु संक्रमण धातु। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिश्र धातु लिखा गया है जिसको आप समझ लीजिए। एक चीज और जान लीजिए, ये मिश्र धातु बनाने के पीछे लक्ष्य क्या है। आप डायरेक्ट कोई ऐसा धातु लेते हैं जिसका क्वथनांक कम होता है, आप उसमें खाना बनाना चाहते हैं, पता चला कि उस पर रखे आप पिघल गया, इसलिए मिश्र धातु बनाना पड़ता है। उसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए, इसका गलनांक बढ़ाने के लिए, इसका घनत्व बढ़ाने के लिए, तो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन लाने के लिए मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मिश्र धातु में मिश्रित किए गए धातुओं का अनुपात नियत होता है तथा ये अत्यधिक कठोर और उच्च गलनांक रखते हैं। अब आपको याद रखना है हमेशा के लिए, कांसा कौन से दो धातु का मिश्रण होता है? कॉपर टीन, पीतल, कॉपर और जिंक, गन मेटल, कॉपर जिंक और टीन, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम निकेल आयरन कार्बन, जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक और नाइक्रोम। हीटर का जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम जटिलता के गुण का। अगला प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, जटिलता का गुण। ये जटिलता का गुण तब तक से आप सभी स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे जब तक से जटिल यौगिक, आपको पता है लास्ट चैप्टर आपके फर्स्ट बुक का, पहले एनसीईआरटी के वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर का नाम है जटिल यौगिक, जो सोमवार को प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर सारा डिटेल यहां पर आपको मिलने जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जटिलता के गुण में हम आपको समझाने जा रहे हैं जटिल यौगिक क्या है। तो जटिल यौगिक पहले समझा जाए कि जटिल यौगिक क्या होता है। एक जटिल यौगिक हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं, उसका निर्माण आज ही कर दे रहे हैं और सोमवार को दोबारा समझाकर जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत मन लगेगा, लेकिन आज ही पूरा बात समझ में आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा यौगिक है। एक यौगिक K4FeCN का होल 6 का पूरा निर्माण विधि आप समझने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बताइए जल्दी से, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881, Fe26, इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन के साथ बता दीजिए। 2p6, 1:2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d6, 4:2, यही ना Fe का। अब ये C का शॉर्ट में ही बोल दीजिए 2,4, N का बोलिए 2,5। सबका सामने है किसका स्टॉक पूरा करने के लिए 4 चाहिए, इसका 3 चाहिए। ठीक है, इसका एक लॉस करेगा। देखिए सबसे पहले इसका निर्माण कैसे होता है K4FeCN6 का, जो आपको 11th में ही पढ़ने चाहिए था रासायनिक बंधन में, जो हम अक्सर बताया करते हैं। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग, पोटेशियम टोटल कितना है? तो 4 पोटेशियम अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो कुल कितना त्याग कर पाएगा? 4। अब एक साइनाइड आयन पर अपना ध्यान आप सभी स्टूडेंट केंद्रित कीजिए। एक साइनाइड C के बाह्यतम कक्ष में कुल कितना इलेक्ट्रॉन? यहां देखिए सब कुछ दिख रहा है। नाइट्रोजन कितना लेकर आएगा? 5, ये रहा 5। देखिए तो किसका अष्टक पूरा हो गया, किसका नहीं हुआ? कितना कम है? एक बाहर से जो पोटेशियम 4 लॉस किया है उसमें से 1 दे रहे हैं माइनस। ऐसा CN कितना है यहाँ? तो हम एक CN का कंप्लीट स्ट्रक्चर आप सभी स्टूडेंट को यहां देखिए एक एक ए से मिलाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये देखिए एकदम बारीकी से समझाया जा रहा है, थोड़ा सा भी मन लगाएंगे पूरा समझ में आएगा। और यहां देखिए 6 CN है, 6 CN को हम बारी बारी से आपके सामने ला दिए। और ये Fe टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लॉस किया है और CN कितना है? तो एक CN को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 6 CN को, तो 4 इलेक्ट्रॉन केवल पोटेशियम लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसको लॉस करना होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 4s वाला लॉस कर दिया।
तो 4 और 2 6 हो गया। तो यहां पर देखिए 6 साइनाइड आयन बारी बारी से, एक एक साइनाइड आयन ये कैसे निर्मित हुआ है, अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क कीजिए। ठीक है, यहां पर कैसे इसका पूरा हुआ वैसे सबका पूरा हुआ। तो बताइए इस सब साइनाइड को इलेक्ट्रॉन कहां कहां से मिला, 4 पोटेशियम से, एक एक करके 4 पोटेशियम और 2 आयरन से, 4 और 2। तो यहां पर देखा जाए, ध्यान दीजिए, ये टोटल साइनाइड आयन 6 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया। बट पर ध्यान दीजिए, अब बताइए किसका किसका अष्टक पूरा हो गया, कार्बन का पूरा हो गया, नाइट्रोजन का पूरा हो गया, पोटेशियम भी पूरा कर लिया लॉस करके। दिक्कत में कौन है, एफी को भी पूरा करना है अपना अष्टक। तो देखिए ये अपना अष्टक कैसे पूरा कर रहा है, ये अपना अष्टक गिनिएगा, 2 4 6 8 10 12, कुल कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और लॉस कितना किया था, तो 26 से घटकर ग्रहण कितना किया, कितना हुआ, 36 किसका होता है, क्रिप्टन। क्या ये अस्थाई हो गया, 24 कैसे लिख दिए समझ में आ रहा है, 2 इसने लॉस किया और 12 ग्रहण किया, तो 12 यहां और 24 इसका अपना जितना बचा था, तो कितना हुआ 36। टोटल का टोटल तत्व इस यौगिक का अस्थाई हो चुका है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि आप इतना टाइम 5 मिनट समझे इसमें, तो जल्दी से बताइए K4FeCN के होल 6 में कौन कौन सा बंधन का निर्माण हुआ है, विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, सभी। एकदम राइट जवाब है सभी। जल्दी से बताइए विद्युत संयोजक बंधन किसके किसके बीच बना है, 4K प्लस और FeCN का होल 6 माइनस, ये इसके बीच। ठीक है, और सहसंयोजक बंधन किसके किसके बीच, उप सहसंयोजक किसके किसके बीच। आगे इतना समझ में। अब आइए जरा ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं सुनाई दे रहा, देखिए ध्यान दीजिए। तो अब आइए अपने जटिल यौगिक, पहला परिभाषा एकदम देखते हुए सुनिएगा, याद हो जाएगा। वैसे यौगिक जिसमें कोई केंद्रीय धात्विक आयन बहुत सारे ऋणात्मक या उदासीन रासायनिक समूहों द्वारा घिरा होता है, कहलाता है जटिल यौगिक। जटिल यौगिक का सबसे बड़ा पहचानने का नियम थर्ड ऑफ बायर नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा होता है। तो ये है जटिल यौगिक का परिभाषा। एक बार फिर से जटिल यौगिक का परिभाषा, वैसे यौगिक जिसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु बहुत सारे उदासीन या ऋणात्मक या धनात्मक समूहों द्वारा घिरे होते हैं या उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं, जटिल यौगिक कहलाता है। अभी आप जब सोमवार को पढ़ेंगे तो बहुत सारा डिटेल मिलेगा कि जटिल यौगिक का निर्माण 2 परिसर से होता है, एक आयनन परिसर होता है, एक समन्वय परिसर होता है। स्क्वायर ब्रैकेट वाला समन्वय परिसर और उससे बाहर आयनन परिसर। अब इस समन्वय परिसर में भी 2 चीज होता है, एक होता है केंद्रीय धात्विक परमाणु और एक होता है संलग्नी। जो धातु आप देख रहे हैं इसको केंद्रीय धात्विक परमाणु कहते हैं, और इसके चारों तरफ जो होता है उसको एक विशेष नाम दिया जाता है संलग्नी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिगेंड्स। तो जल्दी से बताइए इसमें लिगेंड्स की संख्या 6। अब आइए जटिल यौगिक का बहुत सारा एग्जाम्पल देखिए तो आपका दिमाग काम करेगा, तब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइए इसमें लिगेंड कितना है, इसमें तो लिगेंड की संख्या, संलग्नी की संख्या आप बताने लगे तो ये बता दीजिए कि इसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु कौन है, इसमें। अब ध्यान से अपने टॉपिक पर आइए और उसके बारे में बात करिए। अभी हम बात कर रहे थे किसका, जटिल यौगिक के निर्माण का।
इस जटिल यौगिक का कम से कम 4 एग्जाम्पल आप देख लिए। इस चारों एग्जाम्पल में जाकर जल्दी जल्दी बताइए। यहां केंद्रीय धात्विक आयन बना Fe, यहां बना Fe, यहां बना कोबाल्ट, यहां बना निकेल। यही क्यों आ रहा है? दूसरा S और P ब्लॉक का क्यों नहीं आ रहा है? जटिल यौगिक के निर्माण में संक्रमण धातु ही भाग लेता है। क्यों? संक्रमण धातु ही जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करता है? कारण है कि इसके पास अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। इसकी संयोजकता केवल NS इलेक्ट्रॉन से नहीं बल्कि N-1d उपकक्ष से भी ली जाती है। तो यहां पर N-1d उपकक्ष, NS उपकक्ष का भाग लेने से इसके संयोजकता में वृद्धि हो जाती है। ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास, अब बताइए 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन रख लिया। अब आपके घर में एक रूम होगा तो एक ही ना, 2 ज्यादा ज्यादा 4 आदमी को रख लीजिएगा। अगर बहुत सारा रूम रहेगा तो निश्चित आप रख लेंगे। तो यही कारण है कि डी ब्लॉक के संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में NS उपकक्ष के साथ साथ N-1d जो भाग लेता है N-1d, आप समझ सकते हैं कि यहां ज्यादा रिक्त d ऑर्बिटल और NS इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर सकता है या आने वाले इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। यही कारण है कि ये जटिल यौगिक का निर्माण करने में सफल है। अब आइए सारा डिटेल लेते हैं जटिल यौगिक के बारे में, ध्यान दिया जाए। अभी हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? देखिए, जटिलता का गुण। संक्रमण धातु एवं उनके आयन बहुत सारे जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये अपने यौगिकों में बहुत सारे ऋणायन या उदासीन अणुओं को बांध कर रखते हैं। कैसे बांध कर रखते हैं अभी तुरंत दिखाया है। जैसे CN को बांध के रखा था Fe, कितना CN को बांध के रखा था? 6। यहां भी देखिए ठीक है, CONH3 का होल 6, Cl3, K4FeCN का होल 6। इसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु बनकर कौन आया? इसमें कौन बनकर आया? आयरन। ध्यान दीजिए, क्यों जटिल यौगिक का निर्माण ये कर पाते हैं? तो सबसे पहला कारण है कि इनके पास रिक्त d ऑर्बिटल होता है, ये पहला। दूसरा, इनके परमाणु या आयनों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, जिससे आसानी से जो आने वाले ऋणात्मक समूह है या उदासीन परमाणु है वो जुड़ सकता है। उसके बाद उस पर उच्च धनात्मक नाभिकीय आवेश होता है। तो ये 3 मुख्य कारण है जटिल यौगिकों के निर्माण का कि डी ब्लॉक के तत्व इतना अधिक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। उत्प्रेरकीय गुण, ध्यान दिया जाए। उत्प्रेरकीय गुण सबसे पहले बताया जाए। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते लेकिन स्वयं अंत तक अभिक्रिया के अंत में भी अपरिवर्तित होते हैं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से। यानी खुद अपरिवर्तित होते हैं ये भार और संगठन की दृष्टि से, लेकिन अभिक्रिया में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अभिकारक से प्रतिफल को बदलने में। और आप जानते हैं उत्प्रेरक 2 प्रकार का मुख्यतः होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ऐसे आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में 4 प्रकार का पढ़कर आए हैं। तो फिलहाल इतना ही से आप समझने का प्रयास कीजिए कि उत्प्रेरक वैसा रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है लेकिन स्वयं संगठन और भार की दृष्टि से अपरिवर्तित होता है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एग्जाम्पल दे रहे हैं। सेबेटियर सेंडर अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, जो आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से याद है। इथिलीन प्लस H2, इथिलीन प्लस H2 निकेल के उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करते हैं तो क्या बनता है? इथेन। इसी का एक और रिएक्शन लिख दे रहे हैं ताकि आपको पूरा याद आ जाए। एस्टिलीन प्लस H2, यहां पर उत्प्रेरक कौन बना था? निकेल। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस क्या बना? C2H4। अब एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एग्जांपल देते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एग्जांपल देते हैं अमोनिया का हैबर प्रोसेस, N2 प्लस 3H2। यहां उत्प्रेरक के रूप में कौन आया? और उत्प्रेरक के वर्धक के रूप में M। और क्या बना? और अब शांति से ध्यान से सुन लीजिए। इन सभी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का निरीक्षण करना है। जल्दी जल्दी बताइए, इसमें उत्प्रेरक कौन बन गया? इसमें क्या आप लोगों को याद है H2SO4 के संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक का इस्तेमाल हुआ था? एकदम सही जवाब है V2O5। V2O5
का इस्तेमाल हुआ था। आप जरा ध्यान दीजिए, निकेल हो, आयरन हो या V2O5 हो, संक्रमण धातु या संक्रमण धातु के ऑक्साइड बहुत ही अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। इस बात का प्रूफ इस रिएक्शन में लिया जा सकता है। तो ये उत्प्रेरक के रूप में एक अच्छा मतलब रोल निभाते हैं किसी अभिक्रिया में अभिकारक से प्रतिफल को परिवर्तित करने में। ध्यान दीजिए, तो यहां पर समझिए ध्यान से। तो हम यहां पर जो चीज समझा रहे हैं कि संपर्क विधि जब इस्तेमाल करते हैं H2SO4 का, तो वहां वेनेडियम के ऑक्साइड का यूज करते हैं। आप लोग को याद होगा एक चीज और, जब नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन बनाए थे, तो नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किए थे? Cr2O3 और Al2O3 का मिश्रण इस्तेमाल किए थे और 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए थे। तो नॉर्मल हेक्सेन बदल गया था बेंजीन में। देखिए ना बढ़िया से, ये भी तो डी ब्लॉक के धातु का ऑक्साइड है, और ये भी डी ब्लॉक के तत्व का ऑक्साइड है, और ये भी डी ब्लॉक का तत्व है, ये भी और ये भी। तो कहने का मतलब है कि डी ब्लॉक के धातु और उसके ऑक्साइड एक अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये उत्प्रेरक ये गुण क्यों दिखाते हैं, अब इस बात का चर्चा आप करने जा रहे हैं। पहले प्रूफ कर दिए कि देख लीजिए कितना उत्प्रेरक बन के ज्यादा से ज्यादा उत्प्रेरक डी ब्लॉक से ही होता है। अब साबित करने जा रहे हैं कि ये कैसे अपना उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है। सबसे पहला प्रूफ आपके हम चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री से दे रहे हैं। आप लोग पढ़े थे और उत्प्रेरण पढ़ते समय उत्प्रेरण की घटना का, विषमांगी उत्प्रेरण की घटना का सिद्धांत। तो वहां पर हम क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है, उत्प्रेरक के सतह पर जैसे A+B एरो पर कैटलिस्ट और बन गया A बॉन्ड B। तो यहां पर हम क्या बताए थे कि ये है उत्प्रेरक का सतह, ये है उत्प्रेरक का सतह। पहले क्या होता है, अभिकारक आकर जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद क्या होता है, जैसे ही अधिशोषण होता है तो अधिशोषण में उष्मा निकलती है, और ये उष्मा अभिकारक की सक्रियता को बढ़ा देती है। तो ये धीरे से अभिकारक एक दूसरे से बॉन्ड बना लेता है, यानी अभिकारक आपस में बॉन्ड बनाकर जुड़ने लगता है। और जैसे ही ये बॉन्ड मजबूत बनता है, देखिए A और B के बीच अब बॉन्ड बन गया, और A और B के बीच जैसे ही मजबूत बॉन्ड बनता है, ये इसके सतह को छोड़ देता है और अलग हो जाता है, ये A बॉन्ड B के रूप में, और फिर से उत्प्रेरक अलग हो जाता है और अभिकारक करने बल्कि उत्पाद अलग हो जाता है। फिर से नया अभिकारक का अणु आकर इससे जुड़े। तो यहां पर अधिशोषण की प्रक्रिया से अभिकारक उत्प्रेरक के सतह से जुड़ता है, और अधिशोषण के तहत उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ये उष्मा का क्षेपण करता है, उस उष्मा का उपयोग करके ये आपस में बॉन्ड बनाता है, तब जाकर ये अभिकारक को प्रतिफल में बदलता है। तो हम समझाना क्या चाहते हैं कि उत्प्रेरक का एक ऐसा सतह ही होता है जो हाईली पोरस होता है, और ये सतह अभिकारक को जोड़ता है और अभिक्रिया कराता है, और फिर से प्रतिफल बन जाता है, बनकर हट जाता है, और उत्प्रेरक के किसी भी गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे अभी आपने देखा निकेल के रड पर दो पाइप की सहायता से, एक पाइप की सहायता से इथिलीन गैस और एक पाइप की सहायता से हाइड्रोजन गैस, अगर निकेल रड पर जो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर एकदम हीट है और आप प्रवाहित किए, तो ये क्या हो गया, दोनों मिलकर क्या हो गया, C2H6। तो ये रड एक अभिक्रिया स्थल का काम करता है। ये है उत्प्रेरक का रोल। और इसका मेन कारण क्या है, तो मेन कारण है कि इसका सतह जो है हाईली पोरस होना। इसका मेन कारण है कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ये किसी को जोड़ने के लिए सोचता नहीं है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने का क्षमता है। आइए ऑक्सीकरण अवस्था भी थोड़ा देख लीजिए। एमिन का जल्दी से बोलिए 3D6 4S2 होता है। 2 से 4S से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाइए, +2 4S और 1D से लॉस करवाइए, 4S और 2D से, 3D से, 4D से, और पूरा लॉस करवा दीजिए। तो यहां देखिए 4S और 1D से, 4S और 2D से, 4S और 3D से, तो एक एक धातु के पास जब इतना सारा वैलेंसी होगा तो इसको सोचना नहीं है। 2 क्लोरीन आया तो भी जोड़ लिया MnCl2, 3 क्लोरीन आया MnCl3, 4 क्लोरीन आया MnCl4। यही कारण ही अपने आप को जोड़ सकता है और अभिक्रिया करवा सकता है और खुद अपरिवर्तित रह सकता है। तो इसका मुख्य कारण है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाना। इसका मुख्य कारण है रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थित होना। तो यही है आपका मेन प्रॉपर्टी। अब इसको जरा डिटेल में समझ लिया जाए। देखिए डी ब्लॉक के अधिकतर तत्व एवं उनके यौगिक, विशेषकर उनके ऑक्साइड
उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन? तो पीटी, एनआई, पीडी, एफई, V2O5 महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का काम करते हैं। निकेल पाउडर का उपयोग अभी तुरंत पढ़े हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब C2H4, C2H6, C2H2 जो ये देख रहे हैं इसी को बोल रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण समझते हैं आप लोग? हाइड्रोजन को जोड़ने में। V2O5 का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा, H2SO4 के संपर्क विधि में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? पूर्णतः विभाजित आयरन का उपयोग अमोनिया के हैबर प्रोसेस में होता है। चलिए लास्ट टॉपिक डी ब्लॉक का, अरस समीकरण मितीय यौगिक का निर्माण। अरस समीकरण मितीय शब्द कभी सुन चुके हैं आप लोग? कहा? सॉलिड स्टेट में। ठोस में दोष आप पढ़ रहे थे तो रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण। स्टार्ट। रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष, ऐसे दोष तीन प्रकार का होता है। रस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय और अशुद्धता दोष। तो रस समीकरण मितीय में क्या बताया गया था? जब दोष उत्पन्न होने के बाद भी धनायन ऋणायन का अनुपात समान होता है तो रस समीकरण मितीय दोष होता है। और अरस समीकरण मितीय दोष जब धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, पूरा बात समझिएगा। यह हम अरस समीकरण मितीय यौगिक का निर्माण करने जा रहे हैं। तो किसी धातु के क्रिस्टल में जब बाहरी परमाणु आ जाते हैं तो धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं रहता है, तो यहां पर अरस समीकरण मितीय यौगिक का निर्माण होता है। सामान्यतः देखा गया है कि जो संक्रमण धातु होते हैं उनका जो अंतराकाशीय स्थान होता है काफी छुटा हुआ होता है, काफी ज्यादा अंतराकाशीय स्थान होता है। तो बाहरी परमाणु आकर अंतराकाशीय स्थान में फिट हो जाता है, जैसे कार्बन, जैसे नाइट्रोजन, ये सब के आने से उसके कठोरता में, उसके घनत्व में, भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो ये अधिकतर देखा गया है कि संक्रमण धातु ही अरस समीकरण मितीय यौगिक का निर्माण करते हैं। और ये अरस समीकरण मितीय यौगिक अधिकतर अधातु के मिश्रित होने से बनता है। अब एक एक लाइन जरा सा देख लिया जाए। संक्रमण तत्व कभी कभी अरस समीकरण मितीय यौगिक बनाते हैं। ये अनिश्चित संरचना एवं अनुपात वाले यौगिक होते हैं, याद रखिएगा। वैसे यौगिक जिसकी संरचना और अनुपात अनिश्चित होता है उसको अरस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं। अरस समीकरण यौगिक साधारणतः वर्ग संख्या ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम द्वारा संक्रमण धातुओं के यौगिक में पाए जाते हैं। मतलब संक्रमण धातु के यौगिक के क्रिस्टल में जाकर फिट हो जाता है। अधिकतर संक्रमण तत्वों द्वारा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण संभव होता है। मतलब कोई आ भी गया तो उसको वो फिट क्यों कर लेता है? अभी तुरंत उसको हम बताए हैं कि मान लीजिए Mn की संयोजकता 2 है, कोई आ भी गया तो अपना संयोजकता बढ़ाकर 3 कर लिया, 4 कर लिया। एक एग्जाम्पल, आपके घर में 2 रूम है, कोई बाहर से अगर 10 आदमी आ जाए तो आप 5-5 करके एडजस्ट कर लेंगे। अगर 20 आदमी आ जाए तब तो संभव नहीं है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब इसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल है, अपनी ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ाने का कैपेसिटी है, तो निश्चित ये ज्यादा से ज्यादा बाहरी एटम को भी अपने क्रिस्टल में जोड़ सकता है। तो यही चीज यहां समझाया गया है कि इन यौगिकों में कार्बन, नाइट्रोजन, ETC अंतराकाशीय स्थान में स्थित हो जाते हैं, जिससे इन यौगिकों का भौतिक और भौतिक गुणों में क्या हो जाता है? चेंजिंग आ जाता है। और भौतिक गुण जैसे कि घनत्व जो होता है, घनत्व मतलब परिवर्तित हो जाता है, कठोरता में परिवर्तन आ जाता है। तो ये है अरस समीकरण यौगिकों का निर्माण। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक ब्लॉक का अध्ययन करेंगे। आज जितना भी समझाए हैं आपको 2 जगह प्रोवाइड हम कर दे रहे हैं, आपके टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दे रहे हैं और साथ साथ आपके ऐप में भी। वहां तक आप लिख कर आएंगे। कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिन है, लास्ट चैप्टर एमीन प्रारंभ होने जा रहा है। हो सकता है